बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो रूस और यूक्रेन की जंग, और फिर हम मशरिक़ वस्ता में इसराइल और हमास के दरमियान तसादम के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, यूक्रेन और रूस की जंग में शिद्दत आ गई है और इसका फ़ायदा रूस ने इस बात से उठाया है कि अमेरिका इधर फ़लस्तीन में मसरूफ़ है और उधर यूक्रेन को इस वक्त जो वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो उसे होनी चाहिए थी, जिस पर रूस ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने हमलों में शिद्दत ले आया है और कैफ पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा दोहांस पर भी शदीद हमले हुए हैं और इसमें मिज़ाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं और ईरानी ड्रोन्स ने यहाँ पर तबाही मचाई है जो रूस की जानिब से भेजे गए थे। इसके अलावा यूक्रेन ने ये कोशिश की है, बल्कि उनके सदर ने ये ऐलान किया है कि वो क्रीमिया पर हमला करेंगे, लेकिन याद रहे कि क्रीमिया पर हमले के हवाले से यूरोप में बड़ी परेशानी पाई जा रही है और यूरोप ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला करने की कोशिश की तो उसका दिफा रूस नहीं बल्कि यूरोप करेगा। तो इस हवाले से एक अजीब कशमकश की सूरत है। उसकी वजह यह है कि क्रीमिया इतना अहम क्यों है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि क्रीमिया में रूस के एटमी प्लांट हैं और वहाँ पे उसके एटमी असासे रखे गए हैं। अगर यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करता है तो उससे फिर नतीजा ये निकलेगा कि यूरोप बुरी तरह मुतासर हो सकता है और वहाँ पर एटमी हथियार होने की वजह से वो यूरोप के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वहाँ जोग्राफियाई तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ से आने वाली हवाएं यूरोप की तरफ आती हैं और अगर वहाँ पर एटमी हथियारों पर हमला होता है या एटमी हथियार या एटमी प्लांट ब्लास्ट होता है तो उससे लामहला यूरोप बुरी तरह मुतासर होगा। वो ताबकारी असरात जो है वो यूरोप के दीगर मुल्कों तक भी आएंगे उन हवाओं के ज़रिए। तो इसलिए यूरोप को अपनी पड़ी हुई है और वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि ज़ेलेंस्की को इस पर कायल कर सके कि वो हमला ना करे। अब गुज़श्ता शब की जो इतलात हैं वो ये हैं कि यूक्रेन ने 11 हमले किए हैं क्रीमिया पर, लेकिन आपको हैरत होगी कि इन 11 में से 10 मिसाइल जो हैं वो यूरोप ने रोके हैं, उनको फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया है। एक मिसाइल गिरा है अलबत्ता, लेकिन उससे भी इतना नुकसान नहीं हुआ। तो इसके जवाब में रूस ने पुरतशद्दुद किस्म के मुज़ाहरे शुरू कर दिए हैं और उसने, आपको हैरत होगी कि कैफ और दीगर जो इलाके हैं कोहांस, इन शहरों में तबाही बर्पा कर दी है। कोई स्कूल, कोई हस्पताल, कोई इमलाक नहीं छोड़ी। जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है वही कुछ रूस ने वहाँ पर किया है। और उस हवाले से नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कैफ की जो इस वक्त पोजीशन है वहाँ पे सायरन बजाए जा रहे हैं और तबाही के आसार हैं, लोग खौफज़दा हैं और एक अजीब किस्म की कैफियत है वहाँ पर। इसके अलावा नाज़रीन, रूस ने ये भी ऐलान किया है कि वो कैंसर मिसाइल की बारिश करेगा और ये मिसाइल अगर चलाए जाते हैं तो फिर यूक्रेन का नामो निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये खौफनाक किस्म के मिसाइल हैं और इसके असरात बड़े हैरान कुन और परेशान कुन होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीका इस कोशिश में है कि वो किसी तरह मामले को टाल दे और वो यूरोप को भी इस्तेमाल कर रहा है कि रूस को समझाया जाए और इस मामले को रोक दिया जाए, क्योंकि अमेरिका दो जगह पे फंस चुका है, यूक्रेन और रूस जंग में भी और इधर फ़लस्तीन और इसराइल जंग में भी। तो इसमें अमेरिका की तवज्जो फ़िलहाल इधर थी, लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए उधर जो है वो रूस ने मौके से फ़ायदा उठाया और हमला कर दिया और इससे यूक्रेन की पोजीशन इंतहाई डाउन है। बहुत से इलाकों पर जो है वो इसराइल रूस कब्ज़ा भी कर चुका है। तो इस हवाले से ये एक अमेरिका की शिकस्त थी कि वो वहाँ कोई मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता वहाँ पर यूक्रेन ने इसको अपना हदफ बनाया, या कोलंबिया को तो उस क्रीमिया को तो उस हवाले से नाज़रीन वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जो पोजीशन है वो इंतहाई ख़तरनाक है और वो यूक्रेन के लिए नुकसानदेह हो रही है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन और इसराइल की, जो हमारा दूसरा मौजू है, तो इधर भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गुज़श्ता शब जो है वो हमले किए हैं और उन्हें 12 इसराइली फ़ौजियों को मार दिया है। जबकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी जो सरहदी इलाकों में बमबारी की गई है, हमले किए गए हैं और उसमें भी इसराइल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल ये है कि इसराइली अपना नुकसान बता नहीं रहे, और अगर बताते भी हैं तो पहले तो कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ और जब कोई चीज़ लीक होती है तो फिर मान जाते हैं हाँ हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा
کیجولیٹیز نہیں ہیں، لیکن اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ اس کو اس لیے ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ عالمی سطح پر وہ جو ایک رائے عامہ ہے اس کے حوالے سے یہ اسرائیل یہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے بھی اور اپنے ذرائع سے بھی کہ زیادہ نقصان فلسطین کا ہو رہا ہے، اسرائیل کا نہیں ہو رہا، جبکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ادھر صرف فلسطین حملے کر رہا ہے اور ادھر سے یمن اور حزب اللہ، شام اور ایران کے علاقوں سے بھی مختلف جو عراق کے جو ایریاز ہیں وہاں سے بھی اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا بجائے اس کے کہ اسرائیل ایک طرف سے حملے کر رہا ہے جبکہ اس پر چار طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یمن کے حوثیوں نے بہادری دکھائی ہے، اور واقعی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی کہ یمن سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو یمنیوں نے حق ادا کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جب امریکہ نے کہا تھا کہ اگر یمنیوں نے حملے نہ روکے تو پھر براہ راست یمن کو بھی نشانہ بنائیں گے، تو اس پر یمنیوں کے جو سربراہ ہیں فوج کے یاہیا کمانڈر ان کے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ امریکہ آئے اور حملہ کرے اور پھر ہم اسے بتائیں کہ ہم کیا ہیں۔ تو اس سے امریکہ میں ایک خوف طاری ہے کہ یمنیوں کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جو اتنے پر اعتماد انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے اور آ کر حملہ کرے تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی امریکہ پریشان ہے، اور امریکہ نے جو اتحاد بنایا تھا وہ بھی اس دفاع میں ناکام ہو چکا ہے، وہ بھی اسرائیلی اور امریکی جہازوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں تو اس فلسطین میں جو اسرائیلی جارحیت میں اب تک 32,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جنوبی افریقہ نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں مسلم امہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی وہاں جنوبی افریقہ بازی لے گیا، اور جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے، اور اس میں انسانی نسل کشی اور انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات کی بنیاد پر یہ حملہ یہ مقدمہ دائر کیا گیا، اور عالمی عدالت سے کہا گیا کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ، تو صبح کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔